उपाधि प्राप्त करने वाले उपरोक्त सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह में उपस्थित स्नातकों को परंपरानुसार कुलगुरु जी द्वारा दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है। मैं स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध छात्रों को यह उपदेश करता हूँ, हमेशा अहिंसा का पालन करो। हमेशा अहिंसा का पालन करो, भ्रष्टाचार से दूर रहो, सदा सत्य बोलो, व्यभिचार से दूर रहो, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करो। अभी मैं प्रतिज्ञा बोलूंगा, आपको बोलना है मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ज्ञान का उपयोग भारत के संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार व दर्शन एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उत्कृष्टता बढ़ाने एवं इन वर्गों की नीति निर्धारण तथा राष्ट्र निर्माण में और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं एक उपदेश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं आपके उपदेशों एवं प्रतिज्ञा का हमेशा पालन करूंगा, ये बोलना है। उपरोक्त उपदेश के अनुसरण करो, प्रज्ञावान बनो, प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के लिए आज अत्यंत गौरव का पल है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर मध्य प्रदेश को पूरे देश में अग्रणी होने का गौरव प्रदान किया है। आपके ही कुशल नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 55 पीएम कॉलेज एंड एक्सीलेंस प्रारंभ किए गए हैं। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, सागर में अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा को वैश्विक संस्थाओं से जोड़ने के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MOU हुआ है। विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध, पर्यावरण, स्वरोजगार में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना तैयार की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की जनहितैषी कल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है। 3 बेतवा नदी लिंक परियोजना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में पेयजल, सिंचाई
और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सूरत और करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। देश की पहली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल, सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे थे जवान, एसपी प्रभात कुमार ने की पुष्टि। जबलपुर में फैक्ट्री में नौकरी लगने का दिया था झांसा देकर की 8 लाख की ठगी। अक्टूबर में आरोपी ने दिया था फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस ने मामला किया दर्ज। बालोद में धर्मांतरण के दबाव में आत्महत्या, गजेंद्र उर्फ सूरज दिवांगर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, धर्मांतरण का दबाव बना रही थी पत्नी। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं महू, जहां पर अंबेडकर नगर जिला इंदौर में डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। रामदास जी आत्ताराम, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष DK वर्मा जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश भदुनिया जी, कुल सचिव, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मस्थली भी है और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। 20वीं शताब्दी में जब काल कोई अच्छा लिखाना चाहता है तो कुछ कई सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारे अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्हें अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पे जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, उन कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा है वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उनने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए
और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिख कर आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। ये उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें अपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे जो बताया गया थोड़ी देर पहले ही कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई तब समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और राह हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है, हमने अगली हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है, उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पे खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए, ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है, हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने महामहिम मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा अखरता था। लेकिन आपके आने से जो क्रम जारी हुआ, ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा, अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य अब इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा, जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप उपस्थित स्नातकों आचार्यों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के सत्संग दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, माजी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, कुलगुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान डॉक्टर रामदास यादव जी, कुल सचिव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर आर के बदेल जी, कमिश्नर श्री, आईजी श्री, कलेक्टर श्री, ओआईजी श्री, एसपी श्री, उपस्थित कार्य परिषद के सदस्यगण एवं संकायित दर्शकगण, उपस्थित उपाधि प्राप्तकर्ता, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूँ।
मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य तो महू से सीधा लाइव, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वहीं दीक्षांत कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह किया गया। समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है। इसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के समान सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आज सब यहाँ पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षण संस्थाओं जैसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय और शिक्षक हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वजवाहक करे। विद्यार्थी समाज की चुनौतियों, विकास की जरूरतों और भविष्य के निर्माण प्रयासों में अपनी योग्यता रचनात्मक के द्वारा योगदान के लिए समर्पित निष्ठावान नागरिक के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करें। छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आज दुनिया में जीवन के लगभग सभी पहलू में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में छात्र छात्राओं को सचेत और जागरूक रहकर गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना होगा। आप युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश जब आजादी से 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश का नेतृत्व आप करते रहे होंगे। उस समय विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको आज से ही कार्य करना। तमाम स्टूडेंट को जो आज दीक्षा लिए है सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और जो पढ़ते हैं उसको भी शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। अभिनंदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कुछ ही समय में आपके बीच होंगे और हम तालियों की गूंज के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। शुभारंभ करने का मेरा आपसे विनम्र सादर अनुरोध है। यह दीप विकास की नई रोशनी का, नई उजियारे का प्रस्फुटन है। दीप हमें एक नया जज्बा, नई रोशनी प्रदान करता है, आगे बढ़ने का जज्बा देता है। इसकी हर बाती का प्रस्फुटन हमारे विकास की गाथाओं को नई दिशा की ओर अग्रसित करता है। तो हमारे सभी अतिथियों
निश्चित तौर पर हम सबको यही संदेश दे रही है कि अंधकार को हर आगे बढ़ने का जज्बा अपने में संभालो, रोशनी के प्रस्फुटन को अपने हृदय में समाहित कर विकास की नई गाथा, नई गंगा को बहा दो। आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान, स्वागत सत्कार करे मेजबान, और स्वागत के भावों से समाहित इस स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से कि कृपया वे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत दीप को हम साइलेंट करें। मैं अनुरोध करती महापौर जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक माननीय गोलू शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। महापौर जी से अनुरोध हमारे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत के सोपान के प्रति अपने भाव समर्पित करें। अनुरोध करूंगी महापौर जी से कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत हम सब की ओर से करने का अनुरोध, और मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर जी कमल वाजेला, आदरणीय अटल हाडिया, सुमित हाडिया जी, कमल वाजेला जी और महापौर जी से की इस कमल की बृहद माला के साथ जो हम सब के भावों से, स्वागत के भावों से अभिषेकित है, उससे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय हमारे स्वागत के भाव को माननीय महापौर जी के कर कमलों से स्वीकार करें। माननीय महापौर जी से अनुरोध सभी के स्वागत के भावों को हम यही समाप्त करते हैं। हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय MIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि कृपया आप क्रमशः समस्त MIC मेंबर राजेंद्र राठौर जी, अभिषेक शर्मा जी, अश्विन शुक्ला जी, मनीष शर्मा मामा जी से अनुरोध करूंगी, प्रिया डांगी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप सभी स्वागत करें। नंदकिशोर पहाड़िया जी, राजेश रावत जी वो कर रहे हैं, उसके बाद विधायक और मैं आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे विधायक आदरणीय नरेंद्र हाडिया दौर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इंदौर के साथ ही देखिए किस प्रकार से पूरे मालवा क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए तस्वीरों में डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, पुष्प के साथ में पुष्प वर्षा उनके साथ में की गई और साथ ही पुष्प भी उनको, गुलाब का फूल उन्हें हम सबके बहुत लोकप्रिय, बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को विकास की तेज रफ्तार की दिशा देने वाले, अपने निर्णयकारी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने वाले रीजनल
रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाने वाले हम सबके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इंदौर में इंदौर के विकास की एक ऐसी परंपरा शुरू करने आए जो 2050 के इंदौर की आधारशिला रखेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा ताली बजा के उनका मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इंदौर के महापौर पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अभी जिनके विभाग के नेतृत्व में इतनी बड़ी सौगातें इंदौर को कम समय में मिल रही है और इंदौर की हमेशा मन से चिंता करने वाले हमारे नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री हमारे अपने और इंदौर के लिए हमेशा मेरे साथ आगे खड़े रहकर आग्रह पूर्वक कई सारे विकास के काम कराने वाले तुलसी सिलावट जी, यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विधानसभा क्रमांक 2 के हमारे रमेश मेंदोला जी, जिनकी विधानसभा में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, शुक्ला जी, विधानसभा 4 की हमारी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, सम्माननीय महेंद्र हार्डिया जी, सम्माननीय मधु वर्मा जी, पार्टी के दोनों हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष गौरव गणदेवे जी, चिंटू वर्मा जी, सावन सोनकर जी, MIC के हमारे सभी साथी प्रताप करोसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, नरेंद्र जी, दीपक जी, MIC के साथी सभी पार्षद और इंदौर से अलग अलग कोनों से आए इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक, जनता, मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इंदौर की चिंता करके लगातार इंदौर को 7 बार नंबर 1 बनाया और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल में एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कें, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ से लागत से ज्यादा नमामि गंगे के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो योजना दी गई थी उसको बहुत कम समय में लागू करने के लिए ये 500 करोड़ रुपए की सौगात, साथ ही ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी आज इंदौर शुरू करने वाला है। देश का पहला शहर जो गीले कचरे, सूखे कचरे, CNT वेस्ट के साथ अब ग्रीन वेस्ट की प्रोसेसिंग भी इंदौर में शुरू करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश का पहला शहर जो अपने 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू करेगा। 2 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संजीवनी क्लिनिक और ऐसी कई सारी योजनाओं का एक साथ भूमि पूजन और लोकार्पण कर इंदौर के इतिहास में 1100 करोड़ की ज्यादा से लागत के कामों की शुरुआत होगी। ये इंदौर की 2050 की आधारशिला है, क्योंकि एक तरफ मास्टर प्लान की सड़कें हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, क्योंकि एक साथ 22 पुलिस इंदौर शहर में बन रहे हैं और ये सब सौगातें डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2050 के इंदौर की प्लानिंग के लिए हमको मिल रही है। मैं आप सबसे आगे जन कल्याण पर्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी महारानी अहिल्या माता 300 साल पहले जिनने इंदौर का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर एकमात्र रियासत की महारानी है जिनने मुगल की सत्ता के सामने भी अपनी दमदारी से अपने देवस्थानों की ध्वजा लहराकर आनंद में डुबाई है। कौन सा देवस्थान बचा है जिन पे उन्होंने काम नहीं किया? काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहां नाम लो अहिल्या माता पहले नाम ध्यान में आता है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस सुशासन के पर्व में, जन कल्याण पर्व, हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए
कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक दिन अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्यक्रम मना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हाइडिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप दरोसिया जी, पिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण। आज के दिन तो वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचान। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोला आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश में उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका। आज के दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा देंगे। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूँ। IT के मामले में IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में IT के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में IT की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे फिर गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, कालीसिंध, चंबल, एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और जहां एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने
नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश में दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ लेना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी हमारा एक प्रदेश। और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इतने जल बंटवारे में लड़ाते रहिए, कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर हम ये नहीं कर सकते। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी, इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे दल वालों को नीचे दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मित्रों आज भी बंद नहीं हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अम्बेडकर जी को सदैव सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन वोट के लालच में आप बताओ, ये आपके पास का महू का स्थान कैंटोनमेंट के जगह में था, माननीय कैलाश राजभवन के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू में अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बलबूते। और केवल यहाँ नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अम्बेडकर जी के लिए जिस स्थान पर अम्बेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड में कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्थान पूरे देश के लिए क्या बताने की जरूरत नहीं, जो सबके लिए लड़ते रहे। सभी मजलूम, गरीब, आदिवासी, वनवासी, समाज के सभी वर्गों में अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने
उनने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या वोट दिया आपने शंकर भैया, आपको भूतों में भविष्य की देवालय महादेव के नाम पे शंकर भगवान की क्या आनंद आया। ऐसा लगा कि मतपेटी से वोट निकल के भागे जा रहा मशीन को, घेठो। यहाँ तो ये हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ही भाजपा में आ गए। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना भी चाहे, फिर भी ठीक रहा हमारे पास है। बोलो, अरे भैया तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, कोई तुम्हारे बिना से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती? हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे में चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो गया जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार कहती हम क्या करें, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ बाबू, अब ये मोदी जी का शासन है, एक बार नहीं दो बार घर में घुस के मार करके बताने वाली सरकार है मोदी जी की सरकार। जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार है, देश के दुश्मनों का मान मर्दन कराने वाली सरकार है। आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ तो आज के इस अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे छिपराली भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होके जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए, अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस नए निर्माण कार्य के लिए। और ये मुझे बताया गया कि हमारे पास सीएनजी प्लांट ये 500 MTP का है और अभी ये एशिया में नंबर 1, लेकिन अगर 800 का बना दे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाए। अरे आपको क्या दिक्कत है, यहाँ तो चारों उंगली और सिर। मैं यहाँ बैठा हूँ, कैलाश जी भाई साहब बैठे, चिंता है कि चिंता बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 हो। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे अपना नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग है। क्या तलवार चलाई उस दिन, अपने यहाँ आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलने पड़ेगी, क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे।
सरकार के एक एक विभाग की योजनाओं के लिए नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा ये जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा, जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा ये अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी 26 जनवरी तक एक एक व्यक्ति जब तक कि अपने सभी हितग्राहियों के पास नहीं पहुंचे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये बात सही थी कि मैं सोच रहा था कि शाम को जब मिलेंगे तो अच्छे से मिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय की एक दूसरे की उलझन के कारण से गवर्नर साहब ने कहा कि पहले साथ में थोड़ा ठीक रहेगा। फिर बीच में समाचार आया कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जो मैंने समय दिया है वो कुछ कारण से आगे पीछे हो गया। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस सत्र के लिए मेरे मन की इच्छा थी कि मैं किसी हालत में आपके बीच में आऊँ, ये समय थोड़ा सा मजबूर कर रहा था। इसलिए हर हालत में परमात्मा जो चाहता है अंदर से वही होता है। हमने क्या समय निकाले चलिए। ये एक अलग प्रकार की आपकी सर्विस है, जिस सर्विस के माध्यम से आपने अपने जीवन में तो इसको अंगीकार किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन परमात्मा भाग्य देता है। आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यद्यपि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में अगर IAS अधिकारियों की संख्या देखें तो वो संख्या नगण्य के बराबर है। और इतने बड़े देश की इतनी विविधता वाली चुनौतियों के बीच में हमारे इस देश की दुनिया में अगर पहचान बनी, तो उस पहचान बनने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो आप ही लोगों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात। मैं ऐसे ही सोच रहा था मेरे मन में कि ये 3 चौथे स्तंभ की तो बात, चलो उसको भी जोड़ लो। आमतौर पे 3 पायों पे टिकावा हमारा ये वर्तमान का प्रशासनिक एक हमारी अपनी दुनिया है, जिसमें राजनेता आते हैं जो अपनी विधायिका के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन हमारे पास में हमारे लिए आने के लिए केवल जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। बीच में कोई मार्ग नहीं आता जो हमारी कोई परीक्षा ले। हमारी परीक्षा जनता ही लेती है। दूसरी एक भूमिका है जुडिशरी की, वो भी हम जानते हैं। लेकिन जुडिशरी के लिए उनका भी सिस्टम बड़ा अलग टाइप का है। कैमरे बहुत सारे, बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन वहाँ अपने वकालतनामे से ही काम चलता है। और उनका सिस्टम ऐसा कि जैसे बड़ी बड़ी कोर्ट पहुंचती जाएगी उतनी तरीके से उनके एग्जाम से ज्यादा उनकी अपनी भाग्य निष्ठा और बाकी व्यवस्था पे उनका अपना मार्ग तय हो जाता है कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं कोर्ट में, उनके अपने तरीके, उसमें करने के लड़ने के तरीके। तो जो वास्तव में बेचारे एग्जाम करके निकल के जाते हैं वो तो हाईकोर्ट की 1-2 साल में बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उस तरह की दुनिया में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी वहां से जहाँ से सिलेक्शन होता है, जुडिशरी का भी होगा तो जुडिशरी के भी फैसले सही अर्थों में जिस ढंग से वो परिभाषित करते हैं, सच्चे अर्थों में हमारे मन की भावनाओं के आधार पर आज न्यायालय ने भी अपनी दुनिया में पहचान बनाई इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो जब उनने PM के खिलाफ फैसला दिया, ये भी बड़ी बात है, एक तरह से न्यायालय के लिए मील का पत्थर। उसी प्रकार से हमारे सेक्टर में भी बात करो तो यहाँ कैसा कैसा आश्चर्य मिलता है
जैसे पढ़ने लिखने की और इस तरह की बात करें तो वित्त मंत्री की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, गवर्नर रहे, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्रियां उनके पास रही, पीएम भी 10 साल तक रहे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं जीरो बजट में भी जीरो अकाउंट में भी बैंक का अकाउंट खुल जाता है, पैसा कुछ नहीं और बैंक अकाउंट खुल जाए, ये तो चाय वाले को भी मालूम था। ये जो कितनी बड़ी बात, परमात्मा की दया से जो 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़े पहला और सीधे सीएम बन जाए, सीएम से दूसरी बार सीएम, जितने चुनाव लड़े और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, लेकिन इनके माध्यम से अगर केवल वो जो आपके दौर वाली बात करो तो ये अनुकूलता हो सकती है क्या? दोनों की अनुकूलता तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं और इसमें केवल एक श्रीमद् भागवत का एक अच्छा दृष्टांत सुनाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। एक बार अपने समझता हूँ कि शायद अपनी बिरादरी का ही कोई आदमी होगा जिसके दिमाग में चला होगा, ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके लिए मन में बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का आर्डर देकर भूल जाते हैं। वो पूरे अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जैसे अभी सत्र की बात करता हूँ, 8 विधेयक इतनी जल्दी आ जाए, 19 विभागों का समन्वय कर, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो आपने उसको कानूनी अमली जामा पहना देते, वाकई गजब करते। तो मैं उस घटना को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जीवन भर अपना कोई कारण से शरीर छुटाए आईएएस अधिकारी का, और वो ऊपर गए चित्रगुप्त के पास हिसाब करने, उन्होंने कभी मेरे को किधर जाना, तो उनके अपने चित्रगुप्त के तरीके दूसरे थे, वो भक्ति भाव वाले थे। उन्होंने कभी तुमने जीवन भर कर्मवाद तो करे, पर कर्मवाद से तुमने कई बार तुम्हारे हाथ से भी उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इधर नहीं जाना, तुमको दूसरी तरफ भी जाना है। तो उन्होंने कहा दो ही मार्ग है, या तो सुख के या दुख के, तो ये दुख में बोले आप अच्छा एक काम अच्छा करा। बोले क्या अच्छा करा? उन्होंने कोई ऐसा काम बताया जिस काम के आधार पर उसको 20 मिनट का सुख मिलना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, 20 मिनट का सुख मिलना है, यानी 1 घड़ी का सुख मिलना है, तब 1 घड़ी का स्वर्गलोक में जाना है, बाकी समय तो उसका उल्टा ही बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा इसमें बताओ मेरे को क्या। बोले आप ऐसा करो, इसमें मेरे को दोनों में से क्या चुनना है? बोला आप यहाँ आपकी इच्छा चलेगी, आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, आपके हाथ में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को नर्क में जाना, तो मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग तय करता हूँ। और उन्हें स्वर्ग में जाने की बात करी, उन्होंने स्वर्ग में क्या मिलता है बताओ, मेरे पावर क्या है, मेरे अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी निकाली। तो मैं यहाँ अभी तक स्वर्ग में इतने लोग आए, ऐसी बात करने वाला कोई नहीं आया कि ये अधिकार क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो आपने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ तो जो मांगो वो मिलता है। बोले जो मांगो वो मिलता है? बोले पक्का? हाँ ठीक है। कितनी देर मिलेगा? बोले मिलेगा 20 मिनट, लेकिन आपको जो मांगो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चल मेरे को कहा यहाँ का राजा कौन है? बोले वो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। तो इंद्र के पास ले चलो। इंद्र के पास गए, 2 मिनट उसमें लग गए। उन्होंने कहा बताओ क्या तुमको क्या चाहिए? बोले यहाँ मुझे बताया गया कि जो मांगेगा सब मिलेगा। बोले हाँ सब मिलेगा। तो बोले मुझे इंद्रासन चाहिए। अब इंद्र का संकट ऐसा है कि इंद्रासन जैसे कोई मांगेगा उसको लगता है कि आसमान से गिरा दिया। उन्होंने कहा भैया ये नहीं हो सकता। बोले फिर तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा ना यहाँ जो मांगे मिलेगा, तो स्वर्गलोक में तो जो मांगे मिलेगा, तो मुझे दो, मुझे क्या दिक्कत। फिर धर्मराज ने समझाया कि इंद्र आप जरा इस बात को समझो कि स्वर्ग की परंपरा है, यहाँ जो मांगो मिलता है, इसलिए हमको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुमको उठाने की तुम्हारी जवाबदारी है, बैठे उठे नहीं, मेरे संकट नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे, देख। अब जैसे करके उनको बिठाया, और बैठने के बाद उन्होंने फिर पूछा, बोले आप तो 12 मिनट बचे। बोले आप इतनी सारी बात में तुमने मेरा टाइम बिगाड़ दिया। बोले कोई बात नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ? बोले आप इंद्र की कुर्सी पे बैठे। इसके क्या पावर है? बोले इसका सब पावर है। सब पावर है पक्का? बोले अच्छा ठीक है। तो मेरे से आपने कहा ना कि वहाँ मैं गया था, कुछ चूक किया काम करने में, तो मेरे कुछ अपने भाग्य में थोड़ा कम टाइम दे दिया। तो बोले अब यहाँ से बैठ के मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बोले आप साहब जो इच्छा कर सकते हो। तो बोले पूरा स्वर्गदान? पूरा स्वर्गदान? बोले हाँ क्या हो गया, मेरे पावर में है ना, अभी दे दिया, मेरे को क्या दिक्कत है। तो ये एक क्षण का भी सुख सबका दृष्टांत का आखिरी सार ये कि अपने जीवन का वो ऐसा घटनाक्रम है जिसके बाद वो लिंबत ऋषि नाम के सज्जन थे, जिनने उस घड़ी के बाद से उनका पूरा जीवन स्वर्ग में निकाला कि इतना बड़ा दानी कोई मिले नहीं जो स्वर्ग में अंदर पूरा स्वर्ग दान कर दे।
कहने का तात्पर्य आपके माध्यम से जो परमात्मा ने यश दिया, उस यश का सदुपयोग करने के लिए अगर सबसे अच्छी ताकत किसी के पास है, वो हमारे पास भी नहीं, वो आप ही के पास है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से कई लोगों के जीवन में बदलाव आता है, कई सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदलती है, जिनके माध्यम से आपको भी सुख मिलता है। और परमात्मा ने ये एक तरह से माननीय मोदी जी के शब्दों में ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपकी अपनी दक्षता के आधार पर जो फैसले होते हैं, वो मिसाल कायम करते हैं। आज भी वर्षों तक बुद्ध साहब याद आते हैं, कोई कलेक्टर याद आते हैं, कमिश्नर याद आते हैं, चीफ सेक्रेटरी याद आते हैं, जिनने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। हमारे सामने भी गोयल साहब बैठे हैं, ऐसे कई सारे मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे प्रकार से ऐसे लोग हैं जिनको भी मैं आज याद करता हूँ, मुझे ध्यान में आता है कि वाकई में ये हमारे अधिकारी रहे। मैं कई सारे घटनाक्रम की बात दोहरा सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके माध्यम से यहाँ जो सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक अच्छी बात है आपकी क्लब की कि वो जीवन भर क्लब के मेंबर रहते हैं। केवल एक ही झंझट है, चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जब बाहर हो जाए तो अंदर आ जाते हैं। ये अच्छा सिस्टम, ऐसा कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है साहब, बड़ी मुश्किल है। ना यहाँ रोते वहां रोगे, जहाँ भी रोगा रोते ही रोग, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन जो भी है परमात्मा की दया से मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना। आज ये आपका जो विचार मंथन चलेगा, विचार मंथन नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए लाभदायी रहेगा। आपके जीवन के अनुभव से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे भी सीखने के लिए अलग से समय लूंगा। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा क्लब बने जिस क्लब के माध्यम से आपके आइडिया हमारे तक आ जाए, आपके विचारों के माध्यम से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई कष्ट आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है। ये थोड़ा मीडिया वाले भैया देखना ढंग से बोलना है, मैंने पता क्या बोल दिया है, हमारी रिपोर्टिंग हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के हमने सबकी बेहतरी की बात की है। परमात्मा चाहेगा तो हम सब मिलकर के और बेहतर से बेहतर, ये परमात्मा की देन है कि हमारे पास आज का इतना अनुकूल समय है। पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें, अपने आसपास के देशों से हालत देखें तो वाकई लगता है कि क्या दुनिया है। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की हालत देखी है, और बांग्लादेश के अंदर भी बांग्लादेश के हाईकोर्ट के जजों की हालत देखी, जजों को छोड़ करके भागना पड़ रहा है। तो एक अपना इतना बड़ा देश है जिसका पूरी सिस्टम में आप सबकी दक्षता के कारण से और हमारी सेना और बाकी व्यवस्थाओं के कारण से आज हम दुनिया के बीच में आदर्श बन के खड़े। ये दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक दुनिया में हमारे लिए गौरव भी है, सम्मान भी है। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन और धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करें।